हाय गाइस, मैं हूँ रिनी पंकज श्रीवास्तव। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ती हूँ और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, जिसे हम हिंदी में गणित बोलते हैं। आज हम कक्षा 7वीं क्लास 7th का चैप्टर 3 पाठ 3 सांख्यिकी, जिसे हम अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, पढ़ेंगे। आज हम इसके दो पार्ट्स पढ़ेंगे, पाई चार्ट और समांतर माध्य। अब हम पाई चार्ट समझेंगे एक उदाहरण से। उदाहरण मैंने लिया है अभ्यास का प्रश्न 6, जो है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवतु है। मतलब टेलीविजन पर जितने ब्रांड्स दिखाए जाते हैं उनको इस्तेमाल करने पसंद करने वाले लोगों की संख्या हमें दी हुई है। ब्रांड्स की लिस्ट दी है यहाँ पर हमें ABCDE और उनकी संख्या दी है जो लोग उन्हें यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। A की है 40, B की है 20, C की है 15, D की है 15 और E की है 10। अब हमें करना क्या है इन आंकड़ों का? इन आंकड़ों को पाईग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब हमें इन सब का पाईग्राफ बनाना है। पाईग्राफ बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि पाईग्राफ होता क्या है और ये हमारा प्रयोग किस लिए होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो इसका हल है उसी को एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पाईग्राफ हमारा होता है एक गोला जिसमें एक सर्कल रिप्रेजेंटेशन होती है उन चीज़ों की जिनके बीच में हम तुलना करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ABCDE ब्रांड्स के बीच में तुलना कर रहे हैं कि किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। तो देखिए ध्यान से, जिसका सबसे ज़्यादा केंद्रीय कोण, मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है 144 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 54 है और इसका 72 है। तो जिसका सबसे ज्यादा केंद्रीय कोण होगा उसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी और जिसका केंद्रीय कोण सबसे कम होगा उसकी संख्या सबसे कम होगी। तो ऐसे हमारा पाईग्राफ यूज होता है, प्रयोग होता है उसका। अब हम सीखते हैं कि पाईग्राफ बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले पाईग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए होता है केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण का हमारा फॉर्मूला होता है संख्या बटा कुल संख्या गुणा 360। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए संख्या तो हमें दी हुई है कि कितने लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक ही हमें संख्या दी हुई है। अब कुल संख्या हम निकालेंगे। कुल संख्या हम कैसे निकालते हैं? आप इन सभी संख्याओं का कुल योग निकालिए। कुल योग कैसे निकालेंगे? आप सबको जोड़ दीजिए। 40 जोड़ेंगे हम 20 में, 60 प्लस 15 75 प्लस 15 90 प्लस 10 100। तो हमारे पास कुल संख्या आ गई 100। अब हमने क्या किया कुल केंद्रीय कोण निकालने के लिए? 40 बटा 100 गुणा 360। इसको हमारा सॉल्व करने पर क्या मिला हमें? 144। तो ए का केंद्रीय कोण क्या आ गया? 144। बी का केंद्रीय कोण वैसे ही निकालेंगे तो 20 बटा 100 गुणा 360 हमारा आ गया 72। सी का हमारा आ गया 15 बटा 100 गुणा 360 बराबर 54। डी का भी 54 और ई का हमारे पास आ गया 10 बटा 100 गुणा 360 बराबर 36। अब मैं आपको बताऊंगी कि केंद्रीय कोण से अब हम पाई चार्ट बनाते कैसे हैं। तो पाईग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक सर्कल। सर्कल हम बनाते हैं कंपास से। ये अब हमने सेंटर ले लिया है इस सर्कल का, ठीक है, हमने ये बनाया है। अब आप इस सर्कल का सेंटर जोड़ देंगे इस सर्कल की सर्कमफेरेंस, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट लीजिए और जोड़ दीजिए। तो हमारे पास एक रेडियस आ जाएगा। ये हमारे पास रेडियस आ गया। ये लाल जो रेखा है ये रेडियस है। इसके ऊपर हमने अब अपना डी रखा। इसको हम डी बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में प्रोट्रैक्टर भी बोला जाता है। तो अब हम जो मध्य बिंदु है हमारा सर्कल का, गोले का, उसी के ऊपर हम डी का मध्य बिंदु रखेंगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु हम इस प्रकार रखेंगे कि जो रेखा है, जो रेडियस हमने ली है, इसको हम अंग्रेजी में रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो अब ये हमारी शून्य से शुरू होती है। तो शून्य से अब हमें केंद्रीय कोण पता है ए का कितना था? 144। तो अब हम यहाँ से 144 तक नापेंगे। तो शून्य 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 140 और 150 के बीच में क्या आता है? 145। अब 145 से एक कम होता है हमारा 144। तो यहाँ पर हम पॉइंट डालेंगे, बिंदु डालेंगे और फिर इस बिंदु को मध्य बिंदु से जोड़ देंगे। हमारे पास जो रेखा आएगी और जो ये वाली रेखा है शून्य वाली,
ये वाला पूरा क्षेत्र हमारा होगा ए का। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार। ये हमारा आ गया 144 डिग्री कोण। ठीक है, अब हमारा ये क्षेत्र हो गया ए का। अब वैसे ही हम बनाएंगे बी का। बी का हमारा केंद्र कोण कितना आया है? 72। ठीक है, तो 72 का केंद्र कोण बनाने के लिए हमने जो ए जिस पर खत्म हो रहा था उसी से हम शुरुआत करेंगे। उस पर हमने शून्य वाली रेखा रखी। अब हम यहाँ से गिनती करेंगे और 72 तक जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 70 और इसके दो बाद आ गया हमारा 72। तो यहाँ पर हम बिंदु डालेंगे और इसको मध्य बिंदु से जोड़ देंगे। तो हमारी जो रेखा आएगी और जो हमारी शून्य वाली रेखा ये वाली, इनके जो बीच का होगा ये आएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बी। ठीक है, अब हम आते हैं सी पर। सी का हमारा केंद्र कोण क्या आया है? 54। देख लीजिए ध्यान से, सी का हमने 54 निकाला था, डी का भी 54 निकाला है, ई का 36 निकाला था। अब ऐसे ही कर करके हमारे पास आ गया सी का केंद्र कोण। ठीक है, तो सी का हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद हम करेंगे तो हमारे पास डी का आ गया। ठीक है, वैसे ही करके हमारे पास ई का भी ले लिया हमने। तो अब देखिए ई का हम नापेंगे यहाँ से, तो 0, 10, 20, 30 और फिर ये 35 और ये 36। तो यहाँ पर अपने आप हमारा ई का केंद्र कोण 36 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है और हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें भी फाइनल आंसर कुछ इसी प्रकार दिख रहा है, मतलब हमारे सही आया है बिल्कुल। अब हम आते हैं समांतर माध्य पर। समांतर माध्य को मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीन। तो अब समांतर माध्य की परिभाषा क्या होती है, हम पहले वो देखेंगे। समांतर माध्य किसी श्रृंखला के सभी मदों का एक औसत होता है। मतलब समांतर माध्य किसी श्रृंखला मतलब हमें बहुत सारे नंबर्स दी हैं, एक सीरीज दी है नंबर्स की, तो उनमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सभी मदों का एक औसत होता है। औसत मतलब बीज की संख्या, उनकी बीज की संख्या को हम बोलते हैं समांतर माध्य। यह केंद्र प्रवृत्ति का सबसे सरलतम मापक होता है। मतलब केंद्र प्रवृत्ति मतलब जब भी हमें कोई बीज की संख्या निकालनी होती है तो उसका सबसे सरलतम, सबसे आसान तरीका होता है हमारा समांतर माध्य। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इस पर ध्यान देते हैं। समांतर माध्य बराबर मदों का कुल योग बटा मदों की कुल संख्या। मदों का कुल योग मतलब सम निकालेंगे, हम सबको जोड़कर उनका कुल योग निकालेंगे, बटा मदों की कुल संख्या, कितनी संख्या है वो निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे प्रश्न द्वारा। तो हमारा अभ्यास का प्रश्न 7 है। किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम फिर से फॉर्मूला पर जाएंगे। तो देखिए समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला है? मदों का कुल योग बटा मदों की कुल संख्या। तो मदों का कुल योग मतलब हम इन सबको अब प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। तो 40 जोड़े 50 में तो हमारे पास क्या आता है? 90। 90 जोड़े हम 68 में तो क्या आता है? 158। उसको जोड़े हम 70 में तो क्या आता है? 228। उसको जोड़े हम 72 में तो क्या आता है? 300। तो हमारे पास कुल योग क्या आ गया मदों का? 300। कितनी संख्या है? बटा 5 करेंगे क्योंकि 5 हमारी कुल संख्या है, तो बटा 5 किया तो हमारे पास समांतर माध्य क्या आ गया? 60। देखिए कितना इजी था ये। अब हम आते हैं प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपए दी हुई है। हमें रुपये मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें इन सभी रुपयों का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका निकालेंगे हम कुल योग। कुल योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका निकालेंगे, प्लस करके इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1320। और इनकी संख्या कितनी है? जितनी हमारे पास मजदूरों की संख्या थी जो कि है 15। तो हमारे पास कुल संख्या क्या आ गई? 15। तो हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? तो हमारा समांतर माध्य निकलेगा कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग आ गया हमारे पास 1320 बटा 15। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 88। ठीक है,
88 आ गया हमारे पास। अब हम जाएंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगले इस प्रश्न में थोड़ा अलग है। इस प्रश्न में हमारा एक शब्द आता है बारंबारता, मतलब ये चीजें कितनी बार रिपीट हो रही हैं, कितनी बार और आ रही हैं। तो हमें प्रश्न दिया है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हल हमें दिया हुआ है। अब देखेंगे हम कि है क्या ये क्वेश्चन। हमें पद दिया है और बारंबारता दी है। पद मतलब हमें कोई नंबर दिया है और बारंबारता मतलब वो कितनी बार और आ रहा है वो दिया है। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए कि ये दी है हमें 4 चॉकलेट। ये हमें दी है चॉकलेट, ये हमारे पास 4 चॉकलेट है और बारंबारता यहाँ पर हो गई कि 3 लोगों के पास 4 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट है 4 लोगों के पास, 8 चॉकलेट है 2 लोगों के पास, 10 चॉकलेट है 2 लोगों के पास, तो 12 चॉकलेट है 6 लोगों के पास, 14 चॉकलेट है 8 लोगों के पास। तो हमारे पास कुल संख्या आ गई 4 गुणा 3, मतलब 4 चॉकलेट कितने लोगों के पास है, 3 लोगों के पास है। तो वो टोटल कितनी चॉकलेट्स हो गई, कुल जो कितना हो गया, इसका सिर्फ इसका भी देख रहे हैं हम, इसका निकालने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 12। वैसे ही कर करके हम fx निकालेंगे सबका। तो यहाँ पर आ गया 6 गुणा 4 24, 8 गुणा 2 16, 10 गुणा 2 20, 12 गुणा 6 72 और 40 गुणा 8 112। ठीक है, अब हम कुल योग निकालने के लिए सिग्मा fx करते हैं। सिग्मा fx का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कुल योग निकाला है fx का, सिग्मा मतलब कुल योग। ठीक है, अब हम कुल योग क्या आ गया हमारे पास 256, इन सबको हमने जोड़ दिया आपस में तो 256 आ गया। अब कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ, बारंबारता मतलब कोई चीज कितनी बार आई है, इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। सिग्मा एफ आ गया हमारे पास 25। ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, अब समांतर माध्य का यहाँ पर फार्मूला हमारा थोड़ा बदला है और ये है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए जब हमारा शब्द बारंबारता आएगा तो हमारा यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या आया था हमारा 256 और हमारा सिग्मा एफ क्या आया था 25। तो हमारा समांतर माध्य क्या आ गया 256 बटा 25 बराबर 10.24। हमारा यह हो गया प्रश्न 9 पूरा। अब हम आते हैं प्रश्न 10 पर। ये भी ऐसे ही करना है। देखिए मैंने यहाँ पर फिर से एक बार बता दिया है प्रश्न 9 का कि सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स समेशन हमने जो किया था वो था क्या, ये था सबको जोड़कर, है ना, सबको जोड़कर हमने निकाला था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं ताकि आप प्रश्न 10 आसानी से कर लें। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स क्या था, समेशन था सबका, सबका जोड़कर कुल योग था और सिग्मा एफ एक्स था, सिग्मा एफ था हमारा कुल संख्या, सिग्मा एफ एक्स हमारा कुल योग मदों का। ठीक है, अब आ गया हमारे पास प्रश्न 9 का आंसर आ गया प्रश्न 10। प्रश्न 10 आया हमारे पास, उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें भी हमें x दिया है और बारंबारता दी है जो कि हम f से डिनोट करते हैं। तो x आ गया हमारे पास शिक्षार्थियों की ऊंचाई। तो देखिए इसमें दी है हमें अलग अलग छात्रों की, अलग अलग शिक्षार्थियों की ऊंचाई मतलब लंबाई कितनी है। तो देखिए अब 140 सेंटीमीटर 3 लोगों की ऊंचाई, मतलब एक क्लास में अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं, इन सब की आप कुल संख्या करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 बच्चे हैं तो मतलब उनमें से 3 बच्चों की जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 140 सेंटीमीटर है, 4 बच्चों की ऊंचाई 147 है। ठीक है, वैसे ही करके 10 बच्चों की 150 है, 2 बच्चों की 160 है, 5 बच्चों की 154 है, वैसे ही कर करके हमारे पास सबकी आ गई। ठीक है, तो 3 बच्चों की टोटल हाइट क्या आई, एफ एक्स निकालेंगे, 3 गुणा 140 करेंगे तो आ गया हमारे पास 420। वैसे ही आ गया हमारे पास 588 588 और वैसे ही हमारे पास आ गया 740। अब हम इन सबको क्या करेंगे, इन सब का हम निकालेंगे कुल योग, इन सभी मदों, ये हमारे पास सारे मद आ गए। इनकी संख्या कैसे आएगी, जब हम सबको एफ कर देंगे, सब सिग्मा एफ कर देंगे। ठीक है, और हमने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया इन सबको प्लस करके, पहले हमने एफ एक्स निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमने गुणा करके हमने एफ एक्स निकाल लिया था, अब हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे इन सबको प्लस करके। तो इन सबको प्लस करके आएगा हमारे पास 7557
7557 7557, ठीक है। अब बटा गया हमने सिग्मा एफ क्या आ गया हमारे पास 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 7, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 50। तो सिग्मा एफ क्या आ गया 50। तो हमारे पास समांतर माध्य का फॉर्मूला में डाला हमने, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आ गया हमारे पास बराबर सॉल्व करने पर 151.14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा समांतर माध्य। तो इसी के साथ हमारा यह अभ्यास खत्म होता है। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। घर पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बाय बाय।